नमस्कार दोस्तों। आज मैं पौड़ी में हूं, पौड़ी गढ़वाल में। हमारे साथ आशुतोष भाई हैं, आशुतोष नेगी, जो जर्नलिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। अंकिता भंडारी मामले में जिन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी हाई कोर्ट में केस डाला था और उसके बाद संघर्षों का दौर उनका लंबा रहा। मैं दरअसल गढ़वाल आ रखा था, लेकिन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि मेरे पैर में चोट लग गई, प्लास्टर हो गया पैर। तो मैं यहाँ स्टे पुट कर रहा हूँ, कई दिनों से यहाँ हूँ। तो आज कल चुनाव है। आप सब जानते हैं कि कल 58 संसदीय सीटों पर कई राज्यों में चुनाव है और 25 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेन अल्टीमेट राउंड है, यानी इसके बाद एक और चुनाव 1 जून को होगा और उसके बाद 4 तारीख को अंततोगत्वा चुनाव नतीजे काउंटिंग के बाद सामने आएंगे। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार जाएगी, इस पे एक प्रश्न चिन्ह जो है वो 4 तारीख को खुलेगा। तो हमने सोचा, हमारे आशुतोष भाई ने, जो बहुत ही संघर्षशील नेता हैं, व्यक्ति हैं, लोगों के जन सवालों पर हमेशा सक्रिय रहते हैं, उन्होंने सोचा कि आज हम बैठ के बात की जाए। मेरी तो शक्ल और सूरज कुछ ज्यादा ठीक नहीं है क्योंकि कई दिनों से बिस्तर में हूं। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे बात की जाए। कल के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में खास तौर पर क्या ट्रेंड रहेगा, किस तरीके से वोटिंग होगी। हमारे पहाड़ के लोग वहां पर लगभग 30 से 40 लाख बताए जाते हैं। हालांकि ये फिगर्स वेरी करते हैं, कोई 25 कहता है, कोई 30 कहता है। बहरहाल पूर्वांचल और उत्तराखंड की वहां बहुतायत है, अच्छे वोट हैं। और कल चुनाव है 7 संसदीय सीटों पर दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर है, हरियाणा की 10 सीटों पर, बहुत सारे ऐसे कई प्रदेशों में है। गहराई में जाएंगे तो समय लगेगा, तो उसी पर हम बहस करने के लिए बैठे हैं। तो नेगी भाई, आप अपने विचार रखें। भाई साहब, पहले तो आपका पौड़ी में वेलकम है, धन्यवाद। और लेकिन मुझे अच्छा महसूस इसलिए नहीं हो रहा है कि आप जो है बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि आप पौड़ी आए और एक छोटा सा एक्सीडेंट आपके साथ हो गया। हम चाहते थे कि ऐसा ना हो, लेकिन वो देख लेना। हाँ, बोलते रहिए आप जरा दरवाजा खोलो। नहीं। तो भाई साहब, बड़ा इस बात का तो अफसोस है कि आप पौड़ी आए और हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पा रहे। जैसे कि आप हमेशा यहाँ पे आते थे तो हम लोग घूमते थे। इस बार जो है, नमस्कार, हम लोग घर ही में हैं। लेकिन मुझे लगा कि कम से कम हम जो है एक चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। जी जी जी। क्योंकि चर्चा करने में तो हमारा मुंह यूज होगा, हाँ, जुबान यूज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आपका भी समय गुजर जाएगा। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि दिल्ली की 7 सीटों पे मतदान है, और क्योंकि मैं तो क्षेत्रीय सोच का व्यक्ति हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल से चुनाव लड़ा हूँ, और वहां पे दिल्ली में हमारे लाखों की संख्या में वोटर हैं। हाँ। और जब यहाँ वोटिंग होती है तो निश्चित रूप से उनका जो ओपिनियन होता है वो यहाँ भी उसका कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग उत्तराखंड से बाहर जरूर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड की चिंता उन्हें होती है कि उत्तराखंड का क्या होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, 24 साल हो गए हैं उत्तराखंड बने हुए, और जैसा पहाड़ के लोगों ने सोचा था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, मकसद ये था कि दिल्ली से वापस आ जाए लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मकसद इस राज्य को बनाने का ये था कि दिल्ली ना जाना पड़े। जैसे आज भी जॉब हंटिंग के लिए बच्चे हमारे दिल्ली दौड़ रहे हैं, मुंबई दौड़ रहे हैं, और खासतौर पे जो होटल इंडस्ट्री के लिए तो बाहर भी, विदेशों में भी जा रहे हैं। इस तरह के जो भी हालात हैं उनमें कुछ ज्यादा परिवर्तन आया नहीं। अभी आप खुद चुनाव लड़े, आप उत्तराखंड क्रांति दल से लड़े, पार्लियामेंट्री इलेक्शन पौड़ी गढ़वाल सीट से। 2 अन्य कैंडिडेट राष्ट्रीय दलों से थे, एक अनिल बलूनी थे जो भारी भरकम कैंडिडेट माने जाते हैं आज के समय। भारतीय जनता पार्टी में बड़ा वजन रखते हैं, वो नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं, अनिल बलूनी। और दूसरे थे जो पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। तो आपके इस कंटेस्ट में आने से ये फाइट जो है ट्रायंगुलर हो गई। तो हमने मैं तो दिल्ली में था, लेकिन मैंने बड़े गौर से इन चुनाव को नजदीकी से समझने की कोशिश की, देखने की कोशिश की है।
तो उसमें मैंने यही देखा कि आपने 1-to-1 फाइट जो अक्सर होती थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसको आपने ट्रायंगुलर कंटेस्ट में बदल दिया। ठीक वैसे ही जैसे टिहरी में बॉबी पंवार ने ट्रायंगुलर कंटेस्ट बना दिया। तो मेरा पूछना ये है आपसे कि आप दिल्ली का चुनाव लड़े तो कितनी अपेक्षा लेकर के इस चुनाव को आपने लड़ा, और आपके जो मुद्दे थे उसमें अहम मुद्दा अंकिता भंडारी बेटी का था, जिसमें जो सत्तारूढ़ दल है उसी के एक नेता के पुत्र ने ये कुकृत्य किया था और उस पर आपने संघर्ष डे 1 से जारी रखा। तो इस चुनाव में बहुत सीमित साधनों से आप चुनाव लड़े, मुझे पता है, लेकिन आप बड़े मर्दानगी के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस चुनाव को आपने लड़ा। पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग कवर की, और 2 भारी भरकम जो कैंडिडेट्स थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, जिनको किसी प्रकार के साधनों की कमी नहीं है और साधनों की कमी नहीं है, मनी की कमी नहीं है, मसल पावर की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा है। तो आपका तजुर्बा कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा? देखिए, मेरा तजुर्बा तो बहुत अच्छा रहा है, और मुझे लगता है कि चाहे भाजपा नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, लेकिन जो ग्राउंड पे हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं वो हम लोग लड़ रहे हैं। ये लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने आए थे। खासतौर पे जो अनिल बलूनी है, आप देख लीजिए कि आजकल वो लापता हैं। जैसे यहाँ मतदान हुआ उसके बाद उनका कुछ अता पता नहीं है। गणेश गोदियाल जी कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं फिर भी, लेकिन अनिल बलूनी एकदम परिदृश्य से गायब है। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि शायद मोदी जी के नाम पे फिर से वो जीत रहे हैं, जिस तरह से पिछली बार तीरथ सिंह रावत जी 3 लाख से ज्यादा वोट से यहाँ पे जीत गए थे। या तो उन्हें ऐसा लगता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि वो चुनाव हार चुके हैं, इसलिए उनका इंटरेस्ट इस लोकसभा क्षेत्र से नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस बीच तो कई आपदाएं भी आई है इस क्षेत्र में। फरसाड़ी में, जिवई में, जो चौबट्टा खाल का एरिया है, वहां पे एक क्लाउड बस्ट हुआ है। वहां पे जो हमारे लोग हैं उनके मकान बह गए हैं, मलबा उनके घरों के अंदर घुस गया है। इस लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं जिलाधिकारी पौड़ी और सतपाल महाराज जो चौबट्टा खाल के विधायक हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो फरसाड़ी, जिवई और उस इलाके में, चौबट्टा खाल के उस इलाके में जो तबाही हुई है, तो खासतौर पे जो घरों को नुकसान पहुंचा है, खुशकिस्मती से जान कर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन माल और मकान इस तरह काफी नुकसान दिखाई दे रहा है। जो वीडियो हमने देखे हैं, उनको फौरी तौर पे राहत पहुंचाई जाए, और बाद में वहां पे जो प्रोटेक्शन वर्क होना है, क्योंकि बड़ा नाला वहां से गुजरता है, खासतौर पे जो कुड़जोली गांव है, मैं तो वहां जाता रहता हूं अक्सर। इसका मैं निवेदन करता हूं सतपाल महाराज जी से कि इस पे इंटरेस्ट ले वो, और डीएम पौड़ी से भी निवेदन है, और सरकार के जो भी नुमाइंदे से देख रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट में, उनसे निवेदन है। तो मैं बात पे लौट के आ जाता हूं कि देखिए, चुनाव लड़ना, मैं ये समझता हूं कि जो लोग पब्लिक डोमेन में रहते हैं उनको चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए लड़ना चाहिए कि एक तो पब्लिक सपोर्ट का पता चलता है कि आप जिन लड़ाइयों को लड़ रहे हैं वाकई कितने लोग आपके साथ हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि अंकिता भंडारी की जो लड़ाई है वो कोई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वो एक सामाजिक लड़ाई है, वो पहाड़ के लोगों की लड़ाई है, और जो गलत अन्याय हमारे साथ हुआ है उसके खिलाफ हमारा एक तरह से विरोध दर्ज करना है कि इन लोगों को सजा मिले तो आगे हमारी बेटियां सुरक्षित हों। लेकिन ये बात मतलब आपका जो उद्देश्य था इस चुनाव लड़ने का, जहां तक मेरी समझ में वो ये था कि आप इस चुनाव के माध्यम से, क्योंकि साधन आपके पास कम थे, इन दोनों दलों के मुकाबले, इन दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले आप नहीं समझ रहे थे कि साधनों की हीनता की वजह से आप इतनी सशक्त उनको वो टक्कर दे पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आप लड़े इसलिए कि आप संभवतः प्रशासन को चेताना चाह रहे थे कि अंकिता भंडारी के मामले में और ऐसे हमारी जो बहु बेटियां हैं उनकी सुरक्षा और रक्षा के सवाल पर, जैसे बहु बेटी बचाओ की बात सरकार करती है और बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, रिटोरिक्स होते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के मामले में जब ये सब चीजें देखने को मिली हैं, किस तरह से अक्षम रहा प्रशासन और किस तरीके से इस न्याय की लड़ाई में उनके पिता और माता को और आप लोगों को दर दर भटकना पड़ा संघर्ष के लिए, न्याय के लिए, उस आवाज को आपने मजबूत करने के लिए इस लड़ाई को लड़ा है। लेकिन एक चीज का मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो ये प्रत्याशी लड़े हैं सत्तारूढ़ दल के खासतौर से, और जब स्मृति ईरानी जो उनकी केंद्रीय मंत्री थी वो यहाँ आई थी, उन्होंने इस पर
इस सवाल पर एक बात नहीं रखी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर इन लोगों का विवेक कहां जाता है जब चुनाव में ये वोट मांगने आते हैं, तो उस समय क्या बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करने वाले दल के नेता क्या अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जिनकी नृशंस हत्या कर दी गई है, क्या उस पर इनका फर्ज और दायित्व नहीं बनता है कि इस पर बात करें? और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आप स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे हैं, तो स्मृति ईरानी क्या, मोदी जी कई बार यहाँ पे आए, उन्होंने अंकिता भंडारी के बारे में कुछ नहीं कहा। योगी जी ने यहाँ भाषण दिया, इनके लिए अनिल बलूनी जी के लिए प्रचार किया, उन्होंने अंकिता भंडारी की कोई बात नहीं की। जबकि ये जो हत्याकांड हुआ है उनके गृह क्षेत्र में यमकेश्वर में हुआ है, तो कोई भी बात नहीं करता है। हमारा इस भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकारें हैं केंद्र में और राज्य में, जो दोनों सरकारें हैं जिन्हें ये डबल इंजन कहते हैं कि हम लोग डबल इंजन हैं, हमारे लिए तो ये डबल ट्रबल है। हमें मानते हैं कि ये दोनों सरकारें हमारे लिए डबल ट्रबल हैं और ये लोग हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए हैं, खासतौर पे अंकिता भंडारी वाले मामले में। इनकी चुप्पी खुद ही कहती है कि ये लोग जो अपराधी हैं, जो इनके दल के हैं, उन्हें बचाना चाहते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि आप एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्या स्मृति ईरानी? वो नहीं कह सकती थी कि हाँ ये कोर्ट में चल रहा है मामला, हम लोग देख रहे हैं। इतनी भी हिम्मत इनके अंदर नहीं है। और जो इनके प्रत्याशी रहे वो तो बिल्कुल खामोश थे इस पूरे दौर में। जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, पूरे लगभग 2 साल होने को आया, कोई भी कुछ नहीं कहता। न मुख्यमंत्री कहते हैं, न विधायक कहते हैं, न सांसद कहते हैं, न प्रधानमंत्री कहते हैं, न गृह मंत्री कहते हैं। और गृह मंत्री स्वयं कोटधार में आके कहते हैं कि साहब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप देश का गृह मंत्री होते हुए एक मासूम बच्ची की हत्या पे खामोश रहते हैं। आपका कोई रोल नहीं है। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुए, दिल्ली में प्रदर्शन हुए, आप एक शब्द नहीं कहते। तो हमारा जो विरोध था, इस चुनाव लड़ने का मकसद ये था कि हम अपनी बात को अपनी जनता के बीच में जाके मजबूती से रखें कि ये लोग गलत हैं, इन्हें सत्ता से बाहर करना होगा। जब तक ये लोग सत्ता से बाहर नहीं होंगे, बेटियों को न्याय दिलाना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अंकिता की मां उस दौरान नवरात्र का व्रत भी चल रहा था, नवरात्र का व्रत लेकर कैंपेन कर रही थी। देखिए, उनकी बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन वो जो लड़ रही थी वो इस समाज की बेटियों के लिए लड़ रही थी। और देखिए, हमने जो लड़ाई लड़ी वो शिद्दत से लड़ी, और हमें पता है, हमारी आत्मा ही जानती है कि हम सही मकसद के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद जो वोटिंग का वो होता है कि हमें कहाँ वोटिंग के योग्य समझा गया, नहीं समझा गया, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क हमें इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि हम तो फिर से अपने काम पे लौट आए हैं। वो 15-20 दिन का जो भी चुनाव था उस दौरान हमारा समय वहां लगा। अब जो भी कोर्ट कचहरियों का मुकदमा चलेगा, चाहे कोटद्वार में चल रहा है, चाहे नैनीताल हाईकोर्ट में चलेगा मुकदमा, ये चलता है। जो डेट पड़ती है, या सुप्रीम कोर्ट में जब भी हियरिंग होगी, आपको तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की पिटीशन मेरी है, तो आप तो लड़ ही रहे हैं। इसके अलावा इस प्रदेश में जो हम लोग मूल निवास मांग रहे हैं, हम लोग मूल निवास मांगते हैं, तो धामी सरकार हमें यूसीसी थमा देती है। मतलब हम एक विशेष अधिकार मांग रहे हैं कि पहाड़ियों को विशेष अधिकार दीजिए। अगर मूल निवास मिलता है तो हमारा बच्चा रोजगार में नंबर 1 पे आगे खड़ा हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पहाड़ी इलाकों से पलायन नहीं होगा। भू कानून हम लागू करवाना चाहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है, इसे बाहरी भूमाफिया आके पूरा का पूरा खरीद न ले और इसे अय्यासी का अड्डा न बना दे। तो हमारी जो सोच है, जनता हमारे साथ खड़ी है। अब जहां तक वोट देने की बात आती है, और लोग कहते हैं कि विनेबिलिटी उस समय देखी जाती है कि आशुतोष नेगी जीतेगा या नहीं जीतेगा, वोट खराब तो नहीं हो रहा है। इन चीजों को लेकर फिर मतदान होते हैं और उसका दुष्परिणाम हमने भी भुगता होगा नेचुरली, लेकिन उससे हमारा जो मकसद है वो कहीं मैलो नहीं होता है। हमारी जो फाइट है वो कमजोर नहीं होती है। हम पूरी शिद्दत से आगे भी लड़ेंगे। लेकिन ये क्या वजह है? एक सवाल बार बार लोगों के दिमाग में आता है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी इस बात की बात करते हैं और बाहर के लोग भी बात करते हैं कि उत्तराखंड में जहां भू कानून का प्रश्न एक सदैव एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। जब चुनाव हो रहे थे 2022 के असेंबली इलेक्शन, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने चुनाव रैलियों में, चुनाव भाषणों में सत्ता में आते ही इस बात का वायदा किया था कि वो
एक सशक्त भू कानून को लागू करेंगे। और सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे वक्तव्य दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बना दी सुभाष शर्मा जी के नेतृत्व में, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर दी है और कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे विधानसभा में। लेकिन ऐसा मतलब ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी, ऐसी क्या जल्दबाजी उनको दिखी कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को, समान आचार संहिता वाले सवाल को प्राथमिकता दी और यूसीसी को असेंबली से इतनी रफ्तार से पास किया जैसे उत्तराखंड की सबसे पहली प्राथमिकता यूसीसी है, न कि भू कानून। जबकि भू कानून जो है सीधे तौर पर हमारे यहाँ की जनता को, हमारे यहाँ के युवाओं को, यहाँ के रहने वाले लोगों को इफेक्ट डालता है, इफेक्टेड करता है, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर जमीनों पर जमीन खरीद रहे हैं बड़े पैमाने पर, और हमारी जो डेमोग्राफी है वो खराब हो रही है। लेकिन उस सवाल पे वो बात नहीं करते, उस सवाल पे वो अपने पुराने वायदों को नहीं निभाते हैं, लेकिन यूसीसी एन चुनाव के वक्त लागू कर देते हैं। तो आखिर यूसीसी से आपको क्या फायदा होने वाला है? एक नेता के नाते आपके दृष्टिकोण से उत्तराखंड में समान आचार संहिता से उत्तराखंड को ज्यादा फायदा होगा या भू कानून लागू करने से ज्यादा फायदा होगा? देखिए, जो समान नागरिक संहिता जिसे यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं जिसे, वो ये कहता है कि इस देश का जो भी नागरिक है उसके लिए नियम कानून जो है वो समान होंगे। अब आप ये देखिए कि सोनम वांगचुक जो वहां बैठे हुए हैं, तिब्बत में फास्टिंग कर रहे हैं, वो 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, धारा 370। ये अगर इनकी आवश्यकता नहीं है तो ये शेड्यूल संविधान में क्यों है? तो ये साफ कहते हैं कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह का सामाजिक वातावरण है, उसके हिसाब से उस क्षेत्र में, उस राज्य में कानून लागू होने चाहिए। और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि धामी सरकार इस पहाड़ी प्रदेश में, जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां, हमारा सांस्कृतिक परिवेश बिल्कुल अलग किस्म का है, वहां जबरन यूसीसी थोप रही है। ये बिल्कुल उलट है जो हम चाह रहे हैं कि हम मूल निवास चाह रहे हैं, हम भू कानून चाह रहे हैं। हम जिस तरह से आप जानते हैं कि ये बड़ा हिमालयी क्षेत्र बड़ा सेंसिटिव है, और यहाँ पे अब आप ये देख लीजिए कि आजकल 4 धाम यात्रा हो रही है, और लाखों की तादाद में यहाँ पे धार्मिक तीर्थ यात्री के अलावा जो सैर सपाटे वाले पर्यटक हैं, ये साहसिक पर्यटन वाले ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। इनको रेगुलेट करने में सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। कारण जो सरकार यहाँ यूसीसी लागू करना चाहेगी, वो उसको कैरिंग कैपेसिटी के बारे में कुछ नॉलेज है क्या? इस हिमालयी क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग सरवाइव कर सकते हैं यहाँ पे 4 धामों पर? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली सरकार कभी भी इस प्रदेश की हितैषी नहीं हो सकती है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट का एक केंद्र बना दिया गया है उत्तराखंड, क्योंकि एक छोटा राज्य है। और ये भी कहा जाता है कि हिंदुत्व के एजेंडे को यहाँ के लोग ऐसे ही हिंदुत्व के एजेंडे पे यहाँ वोट कर देते हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं। मतलब बीजेपी यहाँ कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगी तो लोग हाँ सिर झुका के उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि यूसीसी हमारे किसी काम की नहीं है। हमको मूल निवास चाहिए, हमको भू कानून चाहिए, वो हमें ये देने को तैयार नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो मूल निवास के खिलाफ है। एम्प्लॉयमेंट का सवाल, उसमें स्थायी निवास, आप 1-2 साल यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको स्थायी निवास मिल जाएगा। तो इसने तो हमारी मूल निवास की परिकल्पना को ही खारिज कर दिया है। और कांग्रेस ने भी कोई बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया विधानसभा में, और हमारा कोई विधायक है नहीं। तो ये हमारी जो लड़ाई है, हम इसको रुकने नहीं देंगे। हमें पता है हम 100% सही मुद्दों पे लड़ रहे हैं। अभी जनता को तय करना है कि हमारा साथ देना है या नहीं देना है। भाई अगर नहीं देना है तो हमारी जो आवाज है, एक उम्र तक हम भी लड़ेंगे, हमसे पहले के लोग भी लड़े, उसके बाद हमारी आवाजें दब जाएंगी और इस प्रदेश का भला नहीं होगा। आपने उत्तराखंड क्रांति दल हाल ही में ज्वाइन किया है और आपको पार्लियामेंट्री टिकट भी दिया गया है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड क्रांति दल का जो इतिहास रहा है वो बहुत सशक्त रहा है। वो पहली पार्टी है जिसने, रीजनल पार्टी जिसने पृथक राज्य की बात को अमलीजामा पहनाया, संघर्ष के अंतर्गत राज्य बना था। तमाम दल उसके साथ बाद में जुड़े और
बड़े बड़े नेता, मतलब इंद्रमणि बडूनी जिन्हें उत्तराखंड गांधी कहा जाता है, बड़ी बड़ी ताकतें इसके साथ जुड़ी रही। तो ऐसी क्या वजह है कि जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने 12.5 एकड़ में जो सीलिंग हटाया गया, जिस तरीके से वो कानून में बदलाव करके दरवाजे खोल दिए गए बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए कि आओ यहाँ जमीन खरीदो, और आज लगभग कहते हैं कि 30 या 40% उत्तराखंड की जमीनें बिक चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग भू कानून की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि उत्तराखंड क्रांति दल इन सवालों पर समय समय पर संघर्ष नहीं कर पाया, और जो क्षेत्रीय सवाल थे उस पर उतनी ताकत के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाया जितनी ताकत के साथ उसे यहाँ की आवाज बन करके इन सरकारों के खिलाफ, कांग्रेस और भारतीय जनता सरकारों के खिलाफ एक सशक्त आवाज और ताकत बन के उभरना चाहिए था। आप युवा नेता हैं, इस पार्टी में अभी आए हैं, पार्लियामेंट्री चुनाव मजबूती से, बहादुरी से आपने लड़ा है। आप आने वाले समय में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता के रूप में इस पार्टी की क्या रूपरेखा देखते हैं जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर एक सशक्त लोकल सवालों पर टक्कर दे सके? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो हमारे पूर्ववर्ती नेता थे या जो अभी भी जीवित हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं, उन पर ही सवाल उठते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल पे कोई सवाल नहीं है, सवाल लीडरशिप पर है। और कोई लीडरशिप अगर गलत थी, उनके कुछ नाम है, अगर चाहे वो गढ़वाल के हों चाहे कुमाऊं के नेता हों, उन पे कुछ सवाल हो, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो कि वो राष्ट्रीय दलों से ऐन चुनाव के मौके पर तालमेल बैठा लेते हैं और यूकेडी एक पपेट जैसा यूज हो रहा है, तो ये सवाल उन नेताओं पर है, ये उत्तराखंड क्रांति दल पर नहीं है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमने जो भी लड़ाई लड़ी है, प्रलोभन हमें भी आए हैं, हम कहीं भी किसी भी मामले में किसी भी प्रलोभन में नहीं आए हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि जनता के अंदर एक विश्वास हमने पैदा किया है कि हम लोग जो जनता चाहती है उस पर लड़ेंगे। और इस लड़ाई को मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव लड़ना एक बड़े स्तर पे 14 विधानसभाओं पे मैसेज देना था। हमने जो हमारा पुराना कार्यकर्ता था जो चुपचाप निराश होकर बैठा हुआ था, उसे एक्टिवेट किया है। यूथ खासतौर पे मूल निवास, भू कानून और अंकिता भंडारी के मामले में डायरेक्टली हमसे जुड़ चुका है। अब केवल हमें कुछ बुजुर्ग लोगों को और मातृशक्ति को अपने साथ लाना है, जो अभी भी मोदी सरकार के जो 5 किलो राशन मिल जाता है उसके नाम पे वोट कर रही है। शायद उन्हें 5 किलो गांव की महिलाओं को शायद अभी भी पता नहीं है कि अंकिता भंडारी के मामले में कितना बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा है। 5 किलो राशन बेटी की इज्जत से, आबरू से बड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम तो अपनी लड़ाइयां लड़ ही रहे हैं, यूथ का हमें सपोर्ट मिल रहा है। अभी हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी छोटे चुनाव होंगे, हमारी रणनीति ये है कि प्रधान का भी चुनाव अगर यूकेडी के नाम से कोई लड़ रहा होगा तो आशुतोष नेगी उसके लिए कैंपेन करेगा। हमारे और भी साथी हैं, आशीष नेगी आपने देखा होगा, बहुत सारे साथी हमारे बहुत मजबूत हैं। पुराने नेताओं में शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ कैंपेन कर रहे थे, जुयाल जी हमारे साथ कैंपेन कर रहे थे, बहुत सारे यूथ हमारे लिए काम कर रहे थे, जगह जगह सोशल मीडिया पे रील्स बना रहे थे, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे थे। तो वो लोग हमारे लिए जो हमारी जो मार्केटिंग है वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे तो विश्वास है कि आने वाले समय में जो भी आने वाले त्रिस्तरीय चुनाव होंगे वहां भी कहीं ना कहीं हम अपनी दखल देंगे। और कोई भी इमारत एक ही दिन में खड़ी नहीं हो जाती या 6 महीने में, साल भर में ही खड़ी नहीं हो जाती, उसको समय लगता है। हम धीरे धीरे जनाधार बढ़ाने का फिर से प्रयास करेंगे, क्योंकि यूकेडी के लिए इज्जत हर उत्तराखंडी के दिल में है। वो जो इज्जत गंवाई है वो चंद नेताओं ने गंवाई है, दल ने इज्जत नहीं गंवाई है। और आज भी उत्तराखंड के गांव गांव में यूकेडी से प्यार करने वाला, इज्जत करने वाला जो व्यक्ति है, जो महिला है, पुरुष है, युवा है, वो मौजूद है। इसलिए हमें लगता है कि उत्तराखंड में हम यूकेडी को सशक्त रूप से आगे फिर स्टैब्लिश कर पाएंगे। जिन लोगों ने गड़बड़ियां की थी उनको धीरे धीरे समय ही उन्हें समाप्त करेगा।
समय ही सबसे बड़ा सबक सिखाता है। उन्होंने गलतियां की होगी तो वो हाशिए पे जाएंगे, लोग उन्हें पसंद नहीं करते। कल आशुतोष नेगी भी कोई गलत डिसीजन लेगा तो मुझसे भी नफरत की जाएगी। कल मैं भाजपा में जाकर बैठ जाता हूं, कांग्रेस में जाकर बैठ जाता हूं तो लोग मुझे भी गालियां देंगे। परसों मैंने एक पोस्ट डाली थी कि हम सेंटर में जो है इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेंगे, तो उसमें ही कई लोग मुझसे नाराज हो गए। मेरा मकसद ये था कि इस समय अंकिता भंडारी के मामले में खासतौर पे हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, और जो एनडीए है उसकी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। भाजपा के जो नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितनी उनकी स्टेट लेवल की टीम है वो हमें कुचलने का प्रयास कर रही है। क्या आप चाहते हैं कि आशुतोष नेगी का शेष जीवन जेल के अंदर गुजरे? अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो भाई साहब ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें फिर दोबारा मुकदमे में लगा के ये जेल में न डाल दें। इसी वजह से हम आपका समर्थन मांग रहे हैं कि आज मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, केवल वोट के रूप में ही तो चाहिए। अब दिल्ली में मतदान होता है, मैं कैसे कह दूंगा अपने लोगों को कि आप भाजपा को मतदान करिए? हम दिल्ली में भी चाहते हैं कि भाजपा को वोट ना पड़े। जो भी आपको भाजपा के अलावा योग्य लगता है उसे वोट करिए, सेंटर को चेंज करिए। जब तक सेंटर चेंज नहीं होगा अंकिता भंडारी के मामले में न्याय नहीं मिलेगा। मूल निवास मांगेंगे तो यूसीसी मिलेगा, 4 धाम में अव्यवस्था रहेगी, गुलदारों का आतंक। आप देख रहे हैं लगातार गुलदार जो है हमारे बच्चों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। न केंद्र सरकार कुछ नीति ला रही है, न राज्य सरकार कुछ कर रही है। मोदी जी उल्टा कीनिया से चीते उठा के यहां ले आ रहे हैं। ये क्या मजाक बना रखा है? यहां गुलदार की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसे कंट्रोल करना आवश्यक है। अगर कोई कानून, वन कानून या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उनकी जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल करने में दिक्कत बन रहा है तो उस एक्ट में भी तो संशोधन होना चाहिए। इन लड़ाइयों को कौन लड़ेगा? इन लड़ाइयों को संसद में लड़ा जाना है। तो हम चाहते हैं कि पहले तो ये सरकार चेंज हो सेंटर की, जिससे कुछ अनुकूल परिस्थितियां आए। और लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आप आम आदमी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? भाई हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है केंद्र में? हाँ, जब राज्य के चुनाव होंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबके खिलाफ यहां लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। अब आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। नहीं, लोगों का पूछना ये, पॉलिटिकल एनालिस्ट का पूछना ये है उत्तराखंड के संदर्भ में कि रीजनल पार्टीज तो हर प्रदेश में, तेलुगु देशम पार्टी है, वाईएसआर रेड्डी की पार्टी है और अपना तेलंगाना पार्टी है, दुनिया भर की पार्टीज हैं और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि नेशनल मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनकी भागीदारी रहती है। लेकिन क्या वजह है कि पिछले 24 साल के बाद भी आज उत्तराखंड क्रांति दल का जो स्टेटस है, जो आज ग्राउंड लेवल पे जो उनका अस्तित्व है वो स्क्वायर वन पे है, जो मतलब पहले अक्षम थी आज भी अक्षम है। और साथ साथ ये भी देखा गया अक्सर कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने, जब कांग्रेस सरकार आई तो उनसे तालमेल करके अपने एकांत मंत्री रख लिए, बाद में अलग हो गए, फिर बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी के साथ हो लिए। तो मेरा पूछने का अभिप्राय इस सवाल से ये है कि आखिर इस पार्टी की कोई ऐसी फिक्स्ड पॉलिसी है कि ये पार्टी किस पार्टी के साथ, किस विचारधारा के साथ, किस आइडियोलॉजी के साथ या किस दृष्टिकोण को अपना करके पहाड़ के विकास के लिए आगे बढ़ेगी, और क्या इसका राष्ट्रीय दलों से तालमेल होगा या नहीं होगा? क्योंकि तमाम दलों का है, या तो इस तरफ है या उस तरफ है, या सत्तारूढ़ दल के साथ है या खिलाफ है, या कांग्रेस के साथ है या कांग्रेस के खिलाफ है, या बीजेपी के साथ है बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल जो है अपनी सुविधा के मुताबिक जो सरकार यहाँ शासन मानती है उससे तालमेल कर लेती है, बाद में अलग हो जाती है। तो ऐसे अपनी क्रेडिबिलिटी खो रही है पार्टी, ऐसा लोगों का सोचना है। तो एक युवा नेता के नाते, एक सशक्त नेता के नाते, एक मजबूत नेता के नाते, पढ़े लिखे नेता के नाते, एक वकील होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक विसिल ब्लोवर होने के नाते, आपकी दृष्टि से पार्टी की क्या पॉलिसी होनी चाहिए और क्या भविष्य में इस पार्टी की एक ठोस नीति होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए तालमेल के मामले में दलों के साथ और कुछ विचारधारा के दृष्टिकोण से? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल तो ये चाहता है कि राजधानी को देहरादून से उठा के गैरसैंण लाया जाए। उत्तराखंड क्रांति दल तो ये चाहता है कि मूल निवास भू कानून लागू हो। उत्तराखंड क्रांति दल तो ये चाहता है कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में डिसेंट्रलाइज होकर देहरादून में जितने विभाग आपके हैं, खासतौर पे जो हॉर्टिकल्चर का है, एनिमल हस्बेंड्री का है,
टूरिज्म का है, ये सारे विभाग तो पहाड़ों में होने चाहिए। जब ये पहाड़ों में होंगे तभी तो पहाड़ों में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाएगा। लेकिन इसके लिए ताकत तो तभी आएगी ना भाई साहब, जब यहाँ विधायक चुन के जाएंगे। और जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं ये गलती हुई होगी कि उन्होंने मुद्दों के आधार पर समझौता नहीं किया। अगर उन्होंने कांग्रेस या भाजपा को कोई समर्थन दिया भी, या पार्टी ने कोई समर्थन दिया भी, तो किस मुद्दे पर दिया? अगर किसी मुद्दे पर दिया तो मुद्दा फिर लागू क्यों नहीं हुआ? यही कारण मुझे लगता है कि जनता की नाराजगी का है कि अगर आप समझौता भी करते हैं तो किन मुद्दों पे करते हैं। अगर मैं इंडिया अलायंस की बात करता हूं तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी को न्याय बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि गोदियाल जी भी इसी बात को कह रहे हैं, इसी पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अध्यक्ष भी कह रहे हैं, उनके अध्यक्ष भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, क्या नाम, सोनिया गांधी भी कह रही है, प्रियंका भी कह रही है, उनके खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कौन कह रहा है भाई साहब? तो हम किसे सपोर्ट करें बताइए? लोग कैसे हमसे नाराज हो सकते हैं कि इंडिया अलायंस को हम सपोर्ट ना करें? मैं तो गोदियाल जी को भी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मेरे हिसाब से अगर मैं नहीं जीतता हूं तो वो जीतने चाहिए। वो बड़ी पार्टी है, स्ट्रांग पार्टी है। अब किन्हीं वजहों से उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल को इंडिया अलायंस के योग्य नहीं समझा, तो ये हमारी गलती नहीं है। और हमने तो अंकिता की मां को लड़वाने का प्रपोजल भी दिया था कि अंकिता की मां को लड़वा दीजिए, सबका समर्थन लीजिए। कांग्रेस, यूकेडी, क्षेत्रीय दल सारे हमारे साथ, यूकेडी के साथ, मेरे साथ, आरआरपी और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं खड़े थे। उन्होंने काम भी किया, वन यूके वाले थे, तमाम संगठन थे। तो कांग्रेस को कहां दिक्कत हो गई? क्यों दिक्कत हुई? तो ये सवाल कांग्रेस से भी पूछे जाने चाहिए, और वो हमने पूछे चुनाव के दौरान। तो हमारे पास इस समय एकमात्र विकल्प इंडिया अलायंस है। अब उसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो बड़ा मुद्दा है अंकिता भंडारी का, उस मुद्दे पे हमें पता है कि वहां पर कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता है इंडिया अलायंस का तो हमारे न्याय में कोई अड़चन नहीं आएगी। इस वजह से हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। तो ये थे आशुतोष नेगी भाई। हमारे बीच में लंबी चर्चा चलेगी, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात हो सकती थी, दिल्ली के चुनाव पे भी लंबी बात हो सकती थी, लेकिन मैं समझता हूं कि इस परिचर्चा में बहुत लंबी बहस हो गई और तमाम मुद्दे लगभग कवर हो गए हैं। कल चुनाव है, ये पेन अल्टीमेट राउंड है, एक राउंड और होगा 1 जून को, फिर 4 को बक्से खुलेंगे। लोग, इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलेगी या नहीं, इसका एक प्रश्न चिन्ह जो आज खड़ा है, इसका खुलासा 4 तारीख को होगा, जब काउंटिंग निकलेगी और रिजल्ट निकलेंगे। आज इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि कल आप पहले जो हमारे वोटिंग्स हुई हैं उसकी तरह अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, अपनी कॉन्शियस, अपनी विवेक का इस्तेमाल करके वोट करेंगे। क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है आपके लिए, इसको तोलेंगे और तोलने के बाद वोट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः इस उम्मीद के साथ कि लोकतंत्र इस देश में जिंदा रहेगा, इस उम्मीद के साथ आशुतोष, हम दोनों आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार।